नाजरीन आदाब, हमारे ख़ास शो हमसे का भूल हुई में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम अखलाक उस्मानी। हाल ही में मरकज़ी हुकूमत ने इस बात का इशारा दिया है कि हिंदुस्तान में रह रहे पाकिस्तानी शहरियों को हिंदुस्तान की शहरियत मिल सकती है और इसके लिए काफ़ी उन्होंने चीज़ों को आसान भी बनाया है। मिसाल के तौर पर वो पैन कार्ड बनवा पाएंगे, आधार कार्ड बनवा पाएंगे, उनका बैंक खाता होगा और वे 2 अलग अलग सूबों में आपस में सफ़र भी कर पाएंगे। हिंदुस्तान में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू रिफ्यूजी का सभी हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में उनकी बस्तियां हैं। उनका ये मानना है कि वो जान तो दे सकते हैं लेकिन पाकिस्तान नहीं लौटना चाहते। कई इस तरह की कहानियां भी सामने आती हैं जो बेहद जज्बाती हैं, जिसमें वालिदैन भारत आ गए, अपने बच्चों को वहाँ छोड़ दिया, तब भी उन्हें लौटना मंजूर नहीं है। वो कहते हैं कि ज़मींदार उन्हें लूटते हैं, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक होता है और एक ज़िंदगी जीने के जो बेसिक राइट हैं वो उन्हें वहाँ नहीं मिलते। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं पाकिस्तान के रिफ्यूजी जवाहर साहब, हाकिम, आमिर चंद और सबा बीबी। आपका बहुत खैर मकदम है। और साथ ही नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर डॉक्टर कौशिकी और मशहूर समाजी कारकुन और वकील अशोक अग्रवाल साहब। मैं सबका खैर मकदम करता हूँ। आपको क्यों जरूरत पड़ी, आप हिंदुस्तान आए और अब वापस नहीं जाना? बस बच्चे के लिए आए हैं। बच्चे अभी तो बच्चे छोटे थे, बड़े हो जाएंगे तो वो उधर जाएंगे। इधर अपना देश है, उधर कोई फर्क लगा पड़ा है। स्कूल में भी तो बच्चों को बोलते हैं, नफरत करते हैं, ये हिंदू हैं। जवाहर साहब, क्या आप क्या वजूहात गिनाते हैं, क्यों आपको इधर आना ठीक लगता है? आपको क्यों पाकिस्तानी शहरियत छोड़ के आप हिंदुस्तानी शहरियत की तरफ? जो ये कंट्रोपंथी है ना सर, ये बहुत है वहाँ पे सर। अच्छा, बहुत हद से भी ज्यादा सर कंट्रोपंथी है। क्या सलूक होता है आपके साथ? सलूक सर बस सही नहीं होता ना सही में। स्कूलों में बताइए। जैसे स्कूलों में बच्चे मतलब नफरत करते हैं, पानी को हाथ नहीं लगाने, गिलासों को, मतलब ये हिंदू हैं, ये नल में पानी नहीं पीने देते। तो पानी जब पीते हैं लोग हम, तो वो गिलास, मतलब अगर आपका बच्चा पाकिस्तान के सरकारी स्कूल में गया है तो वो अगर वो वहां से प्यासा है तो प्यासा ही घर लौटेगा। हाँ। ऐसा क्या हाथ में देते हैं पानी, हाथ लग जाएगा, नल को नल ये पलित हो गया, बंद करते हैं, ये बस ये हराम। और अगर किसी बच्चे से गलती हो गई तो वो उसका पैसे जो गलती हो गया तो ये भर के दो हमारे को। आमिर साहब, आप बताइए, कोई एक ऐसा वाकया बताइए जिससे हमें और ये समझने में आसानी हो कि आप लोगों के साथ हुकूमत का ही नहीं बल्कि जो आम पाकिस्तानी हैं, जो गैर हिंदू हैं, मेरा इशारा बाकी सभी जो भी हिंदू नहीं हैं, जी सर, कोई ऐसा वाकया बताइए जिससे हमें समझने में थोड़ी और आसानी हो कि आप लोगों के साथ बहुत ही वहशी तरीके से पेश आया जाता है। कोई ऐसे कोई वाकया बताइए। तरीके तो सर बहुत ही होते हैं। जैसे वो हमारा सखर शहर है, उसके पड़ोस में थोड़ी सी बात में ही 3 डॉक्टरों को कत्ल कर दिया। 3 डॉक्टर MBBS थे। तीनों हिंदू थे? तीनों हिंदू थे। अच्छा, क्यों? कोई भी बात नहीं थी, ऐसे ही थोड़ा मुंहमारी हुई, मुंहमारी में ही 3 आदमियों को कत्ल कर दिया। 3 डॉक्टर थे। ये मजहबी चक्कर से ये है वो है, हमारे साथ बहुत गलत सलूक करते हैं। बच्चियों की क्या हालत है? बच्चियों की हालत बुरी है सर। बच्चियों तो हम पढ़ा नहीं सकते। बच्चियाँ 5 दर्जे से ऊपर नहीं पढ़ सकती। और बच्चियां जब स्कूल जाती हैं तो छेड़खानी। लड़के भी बहुत बुरी हालत में पढ़ते हैं सर, 10-12 दर्जे तक पढ़ जाती हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ सकते। हमारे साथ वो जो करते हैं ना, हम तो यही बोलते हैं, जैसे पानी, जैसे जवाहरलाल ने बोला, पानी नहीं पीने देते और बोलते हैं इस्लामियात पढ़ो। इस्लामियात पढ़ेंगे, इस्लामियात नहीं पढ़ते तो वो पेपर जो है काट देते तो पास नहीं करते। इस वजह से इस्लामियात पढ़नी पड़ती है। दीनियात वो एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं पढ़ने देते। इसलिए हमारा तो हम खानपुर महर शहर में बैठे हैं, सखर ज़िला है, उधर हमारा कारोबार भी सही चलता है, हमारे लड़के काम करते हैं, सही करते हैं, ठीक ठाक हैं। लेकिन फिर इसी डर की वजह से कभी भी कुछ हो सकता है, इस वजह से हम यहीं चले आए हैं। जवाहर साहब, आप हमें कोई ऐसा वाकया बताइए, कोई जैसे होता है ना कि आपके फला जानने वाला या फला रिश्तेदार
या फला, कोई ऐसा वाकया बताइए हम, क्योंकि हम समझना चाह रहे हैं कि वाकई में पाकिस्तान में अक़लियत के साथ में आम पाकिस्तानियों का सलूक कितना बुरा है। देखिए जो हुकूमत करती है, जो इंटेलिजेंस करती है, जो तालिबान करते हैं, वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन क्या आम पाकिस्तानियों का रवैया भी इतना बुरा? हम होली दिवाली के दिन सर बाहर खुशी नहीं मना सकते, समझ गया, पिचकारी एक दूसरे को नहीं मार सकते, एक दूसरे को रंग नहीं मार सकते लोग, हम लोग समझ गए। जैसे हमारी कोई पूजा है, फिर वो मजाक उड़ाते हैं, समझ गए, ये कैसा नाम है आपका पूजा, या क्या ये भाषा है, या क्या ये चीज़ है, नहीं ऐसे समझ गया। साहिबा बीबी, मैं देख पा रहा हूँ कि आप चारों के नाम या तो फारसी के हैं या उर्दू अल्फाज में हैं, जैसे जवाहर है, साहिबा है, अमीर है और हाकिम है। इसमें कोई भी लफ्ज़ हिंदी या संस्कृत का नहीं है। ये कितनी क्या इसको हम ये एक कल्चर का एक सकाफती असर माने, या हम ये माने कि आप लोगों पर इतना प्रेशर है कि आपको दो नाम रखने पड़ते हैं? क्या ऐसा तो नहीं है? हाँ वो तो है, फिर घर में जो नाम बोलते हैं वो बाहर निकलते हैं तो वो नाम अलग बताते हैं तो हमारी पहचान छुप जाए। जो जमींदार होते हैं, जो जिनके हजारों एकड़ ज़मीनें होती हैं और आज भी वो अपने आप को छोटा मोटा राजा मानते हैं, आज भी वहाँ पर काम करने के दौरान हिंदू औरतों की क्या कंडीशन है? हिंदू औरतें वो तो हमारे रिश्तेदार थे, एक तो वहाँ जागीरदार के पास काम करते थे, वहाँ पर वो लड़की अच्छी है, बूढ़ा 80 साल का 60 साल का, उसने ज़बरदस्ती रात को उठा के उसने शादी कर ली, ज़बरदस्ती से, माँ बाप से मिलने नहीं दी गई, कोर्ट में भी नहीं उसको चढ़ाया, बयान भी नहीं दे रहा है, ऐसे ही शादी कर ली ज़बरदस्ती। मतलब आप हर वक्त डरते हैं? हाँ। जवाहर साहब, ये कितनी बुरी कंडीशन होती है अगर किसी हिंदू भाई के, अगर वो बच्चियों का बाप है, वहाँ ये अपने आप में किस तरह की कंडीशन है इस बार? वो आज़ादी नहीं है सर में, समझिए, आज़ादी नहीं है। बाहर हम बच्चे पढ़ा नहीं सकते, हमें मेरे बच्चे हैं अभी मतलब पढ़े लिखे हैं, समझिए, तो हम डर के मारे लड़ाई झगड़े होते हैं कॉलेजों में, ये होते हैं। तो हिंदुओं की समझो जिसके साथ अभी आपके साथ दोस्ती है वो समझ लो नज़रों में रखते हैं, ये हिंदू कमी लोग, कमी जैसे कमी चीज़ें ना, यहाँ पे नीच जाति के आदमी हैं जो हमें वो कमी समझते हैं, समझिए, ये कमी लोग हैं, इनको हाथ मत दिया करो। अमीर साहब, जैसे आपने बताया 3 डॉक्टरों का वहाँ पे कत्ल हो गया, जी। अगर बहुत ब्राइट बच्चे भी आपके होते होंगे जिनमें बहुत टैलेंट होता है, उनके आगे बढ़ने की कितनी गुंजाइश है? मान लीजिए किसी बच्चा है, हिंदू बच्चा है, लेकिन वो उसमें सलाहियत बहुत है, तो उसको अपनी सलाहियत निखारने के लिए कितने मौके मिलते हैं? कम मिलता है सर, कम मिलता है, बिल्कुल कम मिलता है। शौक़ तो उनको बहुत होता है पढ़ने का, लेकिन कम मिलता है, या कहीं बाहर चला जाए। एक आम पाकिस्तानी हिंदू का दिल क्या कहता है जवाहर साहब? सर जैसे ये तो मान लीजिए एक ग्रुप है आपका। जी सर, देखो हमें तो वो हमारा देश है, मतलब ऐसे आज़ादी नहीं है वहाँ पे। जैसे हम खुशी होती है, जब दीपावली होती है, जैसे कोई त्यौहार होता है, मतलब राखी बंधन का होता है, मतलब कोई त्यौहार होता है, जैसे खुशी होनी है। यहाँ पे देखिए ईदें होती हैं, छुट्टी होती है गवर्नमेंट की, हमारी वहाँ छुट्टी नहीं होती स्कूलों में, हमें खुद कहना पड़ता है सर आज हमारी दीपावली है, हम नहीं आएंगे, तो मतलब वो तभी हमारी छुट्टी कराते हैं वो लोग। साहिबा बीबी, मैं एक मुसलमान हूँ और हिंदुस्तान के और पाकिस्तान की तकसीम के दौरान हमारे सामने भी एक सवाल था, मेरे दादा के सामने, कि क्या आप पाकिस्तान जाएंगे या हिंदुस्तान रहेंगे। हमने शायद यहाँ रुककर ज़्यादा समझदारी का काम किया। हम खुशहाल लोग हैं, हमें हर जगह मौका मिलता है, हम आगे बढ़ते हैं और हमें कोई रोकता नहीं। आपको लगता है कि आपके बुजुर्गों से गलती हुई, आप भारत नहीं आए? हाँ, तो वो तो बड़ी गलती हुई है ना, बुजुर्ग पहले आते तो हमारे को आना पड़ता ना। क्या आपको इस दौरान याद है कि आपके कोई रिश्तेदार जब तकसीम मुल्क था तब उधर से चले थे भारत के लिए? ऐसे कुछ रिश्तेदार हैं आपके जो उस वक्त आ गए थे और अभी यहाँ हैं और आपके संपर्क में है, आपके राब्ते में हैं? ऐसे हैं आपके कुछ रिश्तेदार? हमारे रिश्तेदार नहीं, हमारे आए थे, वो पटड़ी टूट गई, वो वापस चले गए। वो जो हंगामा हुआ था समझौता ट्रेन का, जो कांटा टूटा था, उसके वजह से वापस चले गए। कोई इस तरह के रिश्तेदार आपके जवाब? सर कम है हमारे यहाँ रिश्तेदार, जो पहले आए थे 47 में, अभी भी हैं, कुछ कम है। मतलब बाद में भी कुछ आए लोग हैं, जैसे देखो 85 में 78 में ऐसे थोड़े थोड़े धीरे धीरे लोग आए थे, समझिए। हमारे वहाँ पे इतना जुनून है सर, वो अभी यहाँ के उनको समस्या ये होती है, वीज़ा नहीं मिलता हम लोगों को। यहाँ पे कागज़ जमा कराते हैं, वहाँ पे भाग जाते हैं, और वहाँ हमारे से कोई 800 किलोमीटर है जहाँ से हम लोग जाते हैं वीज़ा के लिए, और एक महीना यहाँ पे तड़पते हैं, लाइन लगाते हैं, तो फिर भी वीज़ा हम लोगों को नहीं मिलता।
आप कैसे हैं यहाँ पे? वीज़ा तो अप्लाई करते हैं, हम्म, अप्लाई TCS करते हैं, अच्छा। पासपोर्ट अपने। तीरथ का वीजा लिया आपने? हाँ, तीरथ का, अच्छा। तीरथ का वीज़ा है। तो आप ये जहन बना के आए थे कि वापस नहीं जाना? वापस नहीं जाएंगे। ये तय करके आप आए थे? फिर LTV बनवा ली, हम्म, LTV पे अभी यहीं रह रहे हैं। अगर ये इधर भी हमें थोड़ी समस्याएं हैं, उधर है तो हम हिंदू हैं, इधर है तो हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी जैसे देखो अभी सहूलत मिल रही है, तो ऐसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी दबे हुए हैं, एक कमरे में बंद होता है। ऐसे ही कहीं बाहर जाने का मौका नहीं, कहीं तीर्थ पे जाने का मौका नहीं मिल रहा, कहीं हरिद्वार है, चोरी हाँ, कहीं जाना पड़ता है। तो यार कैसे जाएं, हमारा वीज़ा तो दिल्ली का ही है, दिल्ली पे ही बैठना है, कैसे जाएंगे तो कैसे जाएंगे, इस वजह यहीं भी दबे हुए हैं। अभी सरकार ने ऐलान किया हमारे लिए, हमें बहुत खुशी हुई है, हम बहुत खुश हैं। तो हम ही कहीं घूमने तो जाएंगे, पाकिस्तान से आए अभी यहाँ। यहाँ आपका कैसे काम चलता है? अब मजदूरी वगैरह करते हैं, अच्छा। और लड़का है मेरा, वो छोटी मोटी परचून की दुकान है, ऐसे ही कर रहे हैं। इतना बड़ा कारोबार करने नहीं देते, तो भाई कोई आप नहीं, जब आपको शहरियत मिल जाएगी तो इंशाल्लाह सब हो तो जाएगा। वो तो भगवान भला करेगा, फिर तो करेंगे ही। आम हिंदुओं की क्या कंडीशन है पाकिस्तान कंडीशन में? सर, और जो- क्या ये इस बात से फर्क पड़ता है कि सूबे, जैसे पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, जी सर, और शहर और गांव, इससे कोई फर्क पड़ता गांव में सर एक दिन जो है वहाँ पे सरदारी निज़ाम है, जैसे मतलब चौधरियों को जैसे यहाँ पे है? जमींदारी। ज़मींदारी निज़ाम है, वहाँ के जो भी को कहते हैं इनको वोट देना है, उनको देना है, उनके जो चलती है राजपूत, वो आगे से जो ज़्यादा उनके साथ मिले जुले हुए हैं, जो वहाँ के मंत्री हैं, जो भी हैं सब उनके जो मतलब कोई मतलब वज़ीर आला हैं नहीं है, इनकी ऐसे उनके साथ उनकी बातें चीतें होती हैं। हमें कहते हैं ये भाई इनको वोट देना, हम उसको दे देते हैं, और हमें समय से नहीं होती है, हमें मौका नहीं मिलता। हमारे बोलो कमर को दूसरा अलग कर लेते हैं हमारा, समझ, जैसे शमशान घाट होता है वो हमारा अलग करके देते हैं, जो भाई आप जो इनका हमारे मतलब कब्रिस्तान के साथ अलग करो। और बच्चों की पढ़ाई के लिए मोटी समस्या होती है, हमें इतने मतलब पढ़े लिखे हमारे लोग हैं जो धक्के खा रहे हैं, वहाँ पे नौकरी नहीं मिलती। फ़ौज में हमारा क्या, हम देश के आदमी हैं, जो मतलब फ़ौज के लिए ऐसे लड़के भी हैं जो कहते हैं हम अपने देश के लड़ेंगे, कि वो भी हमें नहीं दिया जाता समय वहाँ पे। फिर हमारे हिंदू जो लोग हैं, सरकारी नौकरियां नहीं सरकारी नौकरी तो भूल जाते हैं ना, वो तो किसी को किसी की जान पहचान हो तो नहीं, ऐसे नहीं मिलते हैं। या पाकिस्तान को ये दिखाना हो कि नहीं, हमारे यहाँ पे सब तरह के लोग हैं, नहीं सर, वो ऐसे नमूना जब उनको दिखाना हो पूरी दुनिया को कि नहीं हम सबको साथ लेके चलते हैं, तो नहीं, शायद एक दो को ले नहीं लें। सर, ऐसे तब भी नहीं? नहीं, तभी नहीं सर। साहिबा बीबी, आप बताएं कि औरतों की, बिलखुसूस औरतों की, हिंदू औरतों की क्या कंडीशन है पाकिस्तान में? कुछ नहीं है, बस हिंदू की बाहर लेडी से चल नहीं, फिर घूम नहीं सकती, वो बाहर निकलती है। अभी वो कोई लड़की कोई अच्छी लग जाती है ना, वो लड़के उठा जाते हैं तो वो उसको छोड़ते ही नहीं है, मुसलमान कर लेते हैं, दीन पे चढ़ा लेते हैं। डॉक्टर कौशिकी, करीब 2 लाख इस तरह के साउथ एशिया के शहरी हैं जो हिंदुस्तान की शहरियत चाहते हैं और वो वापस नहीं लौटना चाहते, और इसमें बेशतर हिंदू भाई और बहनें ज़्यादा हैं। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में ख़ास तौर से जो पाकिस्तान के हिंदू आए हैं, लौटना नहीं चाहते, आपकी रिसर्च क्या कहती है? क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से उन्हें अपने मुल्क से बेघर होना नामंजूर है? वो स्टेटलेस कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें पाकिस्तान में नहीं रहना। देखिए, उसमें सबसे जो बड़ी समस्या है वो है कि कोई भी इंसान जो है वो अपनी इच्छा से घर नहीं छोड़ता है, मजबूरी में छोड़ता है। इसीलिए एक टर्म जो यूज़ होता है वो है इनवॉलेंट्री माइग्रेंट्स। रेफ्यूजीज़ को कई बार इनवॉलेंट्री माइग्रेंट्स कहते हैं कि मजबूरी में उसने घर छोड़ा है। तो पहली चीज़ तो ये कि कोई ना कोई मजबूरी थी जिसके वजह से इन्होंने घर छोड़ा। आप बार बार देख रहे हैं, जितने लोगों को आपने बुलाया वो बार बार इस बात को मेंशन कर रहे हैं कि हमारी जन्मभूमि तो वही रहेगी, ठीक है। तो कुछ भी होगा तो ये कर्मभूमि है, वो अटैचमेंट जो है, वो जो एक फीलिंग आती है अपनी मदरलैंड के लिए, मातृभूमि के लिए, वो तो उनके लिए हमेशा पाकिस्तान के लिए वो फीलिंग रहेगी। वहाँ पे रिलीजन को प्रैक्टिस करने की जो बात कह रहे हैं ये लोग कि रिलीजन प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिल रहा है उनको, उस पर बहुत सी पाबंदियाँ लग जा रही हैं। डिस्क्रिमिनेशन है, परसिक्यूशन है, बुलिंग है, स्टीरियोटाइपिंग है। अब आप देख रहे हैं, हम वो कह रहे हैं कि पानी भी छूने का नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की जो बातें कह रहे हैं वो तो कोई भी, पहली जो चीज़ है वो घर छोड़ता है तो मजबूरी में छोड़ता है, पहली चीज़ तो यही है। दूसरी फिर ये आती है कि राइट्स,
राइट्स की बात आती है कि हमें कुछ मूलभूत अधिकार देने की हम इनको यहाँ बात कर रहे हैं, पर वो अधिकार उनको वहाँ नहीं मिले। अब है कि एक चीज़ इसमें समझने की ज़रूरत है कि बॉर्डर्स जो हैं हमारे, आपको ये समझना होगा कि पूरा जो साउथ एशिया है इसके बॉर्डर्स बहुत रीसेंट हैं। ठीक है, हम 47 के पहले सब एक था ये। एक तो ये जो बॉर्डर्स है इसको अभी 2-3 जनरेशन और लगेगा हमारे दिमाग में स्टिक होने में। ये जो जनरेशन है और इसके पहले की जो जनरेशन है, इन्होंने उन बॉर्डर्स को उतना महसूस नहीं किया। तो आज जो हम वीज़ा कहते हैं, बॉर्डर, सिटीजन, ये सब जो है बहुत नेसेंट फेज है, ये बहुत नए नई अल्फाज चीज़ है साउथ एशिया के लिए का। आप यूरोप को यही सब सेटल होने में काफ़ी साल लगे, तो साउथ एशिया को भी ये सब सेटल करने में बहुत साल लगेगा। डॉक्टर Borders कौशिकी, मेरा जो सवाल था वो शायद थोड़ा सा, पाकिस्तानी हिंदुओं को हिंदुस्तान ही क्यों चाहिए? जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि डिस्क्रिमिनेशन के तौर पे देखा जाए तो ईरान में इतने बुरे हालात नहीं हैं, ईरान में भी खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं। बहुत सही सवाल है आपका। अफगानिस्तान तो खैर वो नहीं जाएंगे, जी। लेकिन वाई इंडिया, ईरान क्यों नहीं? यू आर वेरी राइट। होता क्या है कि कोई भी जब अपना मुल्क छोड़ता है ना, तो अपनी एथनिसिटी और अपनी कम्युनिटी को खोजता है। जो चीज़ वहाँ उन्हें नहीं मिल रही थी उसको वो तलाशने यहाँ आ रहे हैं। होली दिवाली नहीं मना पा रहे हैं। आप ज़्यादातर रेफ्यूजी का, और ख़ास तौर से जहाँ बॉर्डर्स जो है ना, वो लैंड बॉर्डर्स जहाँ होते हैं ना, जहाँ सी बीच में ना हो, रिवर बीच में ना हो, लैंड बॉर्डर्स जहाँ होते हैं, हम ज़्यादातर अपनी एथनिसिटी के पास जाना चाहते हैं। अगर ये किसी जमींदार को, या जिनका बार बार आप कट्टरपंथी कह रहे जी हैं, सर। अगर उन लोगों को ये मालूम चलता है कि आपने त्योहार को ज़्यादा खुशी से मनाया, तो किस तरह के अंजाम आप सर ऐसे वहाँ पे हमारे लोग, वहाँ हिंदू लोग इकट्ठे रहते हैं, जैसे 8-10 घर, 15 घर, 20 घर होते हैं, तो वो आपस में भी घरों में होली खेल सकते हैं, गली में नहीं खेल सकते। उनको कभी बाद में रंग लग भी जाता है तो वो बुरा महसूस करते हैं, यार ये हमारे क्यों लग रहा है, समझे, हमें आप रंग नहीं लगाना चाहिए। अरे भाई साहब, हमारी खुशी है, आपको रंग लग गया तो किसी खुशी में, तो हमारे भाई हैं ना आप लोग, हमारे भाई, हमें शिरकत करोगे आप। जैसे आपकी ईद होती है तो हम लोगों के घर जाते हैं, मिठाइयाँ खेलते हैं, या ऐसे कुछ होता है। जवाहर साहब, मैं आपको 2 मिसाल देना चाहूँगा। जी सर। जैसे जब बसंत आती है जी सर। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह जो दिल्ली में है, जी सर। वहाँ बसंत का और फाग का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हज़रत अमीर खुसरो ने इसको शुरू किया था। और आज रंग है नाम की एक बड़ी मशहूर कवाली आपने सुनी होगी, जिसमें होली अमीर खुसरो हज़रत निज़ामुद्दीन के साथ क्यों खेलना चाहते हैं, इसका उसमें जिक्र है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में जब तक सूफिज़म कहीं तक था, आप लोगों की ज़िंदगी कुछ ठीक थी, और अगर सूफिज़म वहाँ और बना रहता तो शायद बेहतर रहता? क्या आपको ऐसा लगता है? सर जहाँ पे सूफ़ी कराम हैं, वहाँ से जो भी जितने सूफ़ी लोग थे, उस दिन हम हिंदू लोग खुश थे, एक थे हम लोग, सूफ़ी लोग थे, वो मन दरबारों को मानते थे। हम मतलब बुतों को जैसे कहते हैं, वो लोग कहते हैं मानते हैं आप लोग, जैसे हम लोग दरबारों को मानते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन है, जैसे सब लोग कलंदर, वहाँ पे एक औलिया है, भट्ट शाह है, जहाँ पे देखो ये क्या नाम है, यहाँ पे बुल्ले शाह है, सरकार है, वो शहरों है, इसमें वो है, और कई औलिया और आम है सब वहाँ पे। हम वहाँ दरबारों में जाते हैं, मतलब मानते हैं उन लोगों को, जो उनके जो ये लोग हैं सूफ़ी अकराम, ये एक थे। जब यहाँ जब ये कंट्रपंथी धन जब कहते हैं ये जो ये हराम है, उनको हाथ देना चाहिए शिया को, उनके लोग शिया हैं कुछ, उनको वो लोग नहीं मानते, जो आज तक जिनकी लड़ाई हो रही है वहाँ पे, वो हमसे साथ हैं। वो कहते हैं ये हिंदू लोग सही है, हमारे भाई हैं, और हम एक चीज़ है। क्या आपके जो रिश्तेदार वहाँ छूट गए, उनसे आपकी लगातार बात होती है? जी सर। वो आप क्या बताते हैं, आपने यहाँ क्या समझा पाया, और अभी वो किन हालात में है वहाँ पे? नहीं, हम तो उनको बोलते हैं भाई जितना पहुँचे इधर आ जाओ, सही रहेगा, इधर आज़ादी है, अभी आज़ादी नहीं मिल रही, 2-4 साल के बाद आज़ादी मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी तो आज़ाद रहेंगे। छोटे हमें चाहे थोड़ी बहुत तकलीफ़ होगी, छोटे बच्चों को तकलीफ़ नहीं होगी, इस वजह से उनको भी आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी हम बच जाए। हाँ, इसलिए कभी कभी ये जब जैसे ये बाबरी मस्जिद वाला भाई ने बताया ना, ऐसा थोड़ा ही मसला हो जाता है ना, थोड़ा भी मजहबी थोड़ा ही चक्कर वहाँ हो जाता है ना, फिर तो हमें छुपने की जगह ही नहीं मिलती है। आपकी मालूमात में कितने आपकी बिरादरी के लोग ऐसे हैं जो वहाँ के आपके साथ नफ़रत के मामलात में या दंगों में, इसमें आप लोगों की हलाकत हुई, आपकी बच्चियाँ उठाई गई? सर ऐसे है ना
कई ऐसे हैं वाक़या हुए हैं वहाँ पे जो आज तक आज़ादी नहीं है हमें वहाँ पे, जैसे बच्चों की है, बच्चियों की हैं, ये लड़की हमारी है, मतलब वहाँ पढ़ने का शौक़ तो बहुत है। कोई हम पायलट बनेंगे, कोई कहते हैं हम भाई फ़ौज में जाएंगे, कोई कहते हैं पुलिस में जाएंगे, समझे। खुशी तो बहुत है सर, जैसे खुशी आज़ादी नहीं दे, खुशी जब है जब हमें वहाँ से कुछ चीज़ मिले। कि यहाँ भी इन लोगों को कोई बहुत अच्छा काम नहीं मिल रहा, बेलदारी ये छोटे मोटे काम करते हैं, उसमें भी पूरे पैसे नहीं मिलते, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना इनको यहाँ से खुशी है। और कभी भी पूछो कि भाई आप वापस जाना चाहते हो तो हमेशा कहेंगे नहीं। और ये सिर्फ यही रिफ्यूजीज जो हमारे हिंदू पाकिस्तानी रिफ्यूजी है, सिर्फ ये इन्हीं के साथ नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे देश में जो भी आता है, चाहे वो चीन रिफ्यूजी हो, चाहे अफगान रिफ्यूजी हो, चाहे तिब्बती हो, चाहे ये हो या यहूदी वो, भी हाँ यहूदी भी, ये सब जो भी यहाँ आता है ना, कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा महसूस होता है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग। जवाहर साहब, मतलब अगर सुकून और गरीबी में से कोई एक चीज़ चुननी पड़े तो मतलब अगर सुकून के साथ गरीबी आए, कि ये तो आएगी ही आएगी, ज़रूर गरीबी है, या हम गरीबी हैं या भीख भी मांगे वापस नहीं जाएंगे सर, समझिए। हमारी इतनी खुशियाँ भी क्या बता सकते सर यहाँ पे। अच्छा, तो जो भाई आपके वहाँ छूट गए हैं उनके लिए भाई है सर, वो तकलीफ है वहाँ पे। जैसे क्या बात होती है आपकी? होती है सर, फोनों में बात होती है। भतीजियाँ भांजियाँ हैं आप? हाँ सब है सर। बच्चियों से क्या चर्चा करते हैं आप? करते हैं, आज़ादी आ जाओ, हमारा देश है, हम राम को मानने वाले हैं, यहाँ पे खुशी है हमें, हमें जहाँ कुछ भी हो जाए ना सर, हम वापस चले जाए। मैं मोदी जी का बहुत स्वागत करता हूँ सर, जो हमारे लिए इसने जो ये प्रोग्राम दिया है सर, उन्होंने हमारे आधार कार्ड के लिए ना, हमें बहुत खुशी है इसमें। आज ही खुशी में ऐसे मिल गई सर। और अशोक अग्रवाल का सर मैं ऐसा नहीं भूल सकता, जो हमारे लिए स्कूलों के बच्चों के लिए ये किया है, इसमें बहुत खुश हूँ मैं। एडमिशन के लिए ये लोग हमारी बीमारियों के लिए बहुत कुछ किया है, इसकी मैं ऐसा नहीं बोल सकता सर। मतलब आपको तकलीफ मंजूर है, लेकिन तकलीफ मंजूर है सर, हमें यहाँ पे कुछ भी हो जाए ना सर, वापस नहीं जाएंगे। हमारे बच्चे खुश हैं, हमारे बच्चे खुश हैं, हमारे जो यहाँ के हमें कुछ भी हमें तकलीफ दे, हमारे जो जहाँ पे रहते हैं वो भी हमें तकलीफ देते हैं सर, हमारे लड़ाई झगड़े करते हैं, कुछ भी करते हैं, फिर भी हम कहते हैं हम वापस नहीं जाएंगे। नहीं, हमें यहाँ पे पुलिस धमकाती है यहाँ पे सर, वो भी हमें तकलीफ महसूस होती है। यहाँ के लोग हैं वो भी हमें धमकाते हैं, फिर भी हम कहते हैं भाई हम यहाँ से जा ही नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए। क्या ऐसा भी होता है कि जो लोग मकामी हैं जी सर, वो आपकी मदद करते हैं? नहीं करते सर, हमारी मदद हमारे से भगवान करता है सर, और हमारे सर ये हिंदुस्तान के भाई अग्रवाल है जो हमारी मदद करता है सर। हमें बच्चे पढ़ गए तो हम हमारी खुशी है, क्योंकि हमारे पौधे ही हैं, बाग ही हैं, फूल ही हैं। हमें बाग, जब हमारा बाग मुरझाया हो जाए तो हम उसे में क्या खुशी होगी। क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे अगर यहाँ रहे तो वो कामयाब होंगे, ऐसा लगता है आपको? बस भगवान का भरोसा है, बस कहते हैं भगवान करेगा। यहाँ पर जो ही नसीब में होगा वही करेंगे बच्चे। वापस जाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं है वापस में, हम वापस जाएंगे भी नहीं। डॉक्टर कौशिकी, अपने आप में कितना नाजुक मसला है, क्योंकि जितना आपने कॉन्फ्लिक्ट को पढ़ा होगा उसमें रिफ्यूजी अपने आप में कितना बड़ा क्राइसिस है साउथ एशिया में। साउथ एशिया में ये बहुत बड़ा क्राइसिस है, वर्ल्ड लेवल पे तो है ही है, आप यूरोप में देख ही रहे हैं, लेकिन साउथ एशिया में भी ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। इंडिया में वो उतना पता नहीं चलता है, इसलिए क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है ना, कि उसमें जो रेफ्यूजीज़ आते हैं वो कहीं कहीं जाके पॉकेट्स में रह जाते हैं, इसलिए हमें उतना पता नहीं चलता है। तो साइज़ जो है वो हमारी स्ट्रेंथ है इस मामले में। और हर एरिया से आप देखेंगे हमारे चारों तरफ कंट्रीज़ हैं, तो जब भी कुछ भी परसिक्यूशन उसमें होता है, अब श्रीलंका से तमिल्स आए, अफ़गानिस्तान से अफ़गान्स आए, बांग्लादेश से आपको रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ आए, नेपाल से लौटशंपाज आए, तिब्बत से तिब्बतिन्स आए, तो सारे दिशा से हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं। बस पता इसी वजह से अशोक अग्रवाल साहब की इस बात को आप कितना सब्सक्राइब करते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया के लोगों को अपने में समो सकता है, और यहाँ पर जैसा आपने कहा
कि अपनी ही बिरादरी, अपनी ही तहजीब में खो जाने का एक गजब मादा है हिंदुस्तान में। आप मानती हैं हिंदुस्तान की एक स्ट्रेंथ है? बिल्कुल, मल्टीकल्चरलिज्म और डाइवर्सिटी जो है हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और हम हमेशा से रहे हैं। यू नो, इंडिया हैज़ बीन अ लैंड ऑफ रेफ्यूजीज टू फॉर दैट मैटर। पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ आए हैं और हमने उनको पनाह दी है। ये हमारी, आप कह सकते हैं, संस्कृति का हिस्सा रहा है। तो मुझे लगता है इसको और बहुत और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। इस चीज़ को हमें और बढ़ावा देना चाहिए, हमें इसको रोकना नहीं चाहिए। अशोक जी, आप इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं काफ़ी अरसे से, और आपकी तमन्ना है कि इनको हिंदुस्तानी शहरियत मिले। आपको लगता है कि इनकी राह इतनी आसान है? देखिए, कुछ समय पहले ये लोग आए मेरे पास कि किसी बच्चे का इलाज कराना था प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर मैंने जब भेजा, और क्योंकि मेरा काफ़ी सालों से जो है चिन रिफ्यूजीज़ और अफ़गान हिंदू रिफ्यूजीज़, इनसे काफ़ी ताल्लुक़ है, तो मैंने फिर इनसे पूछा, भाई आपके बच्चों का क्या हाल है, ये है वो है, कितने बच्चे हैं। तो मुझे ये महसूस हुआ कि प्रॉब्लम काफ़ी गंभीर है। तो मैं फिर पर्सनली इनके भाटी माइंस में गया, और फिर मैंने वहाँ देखा कि भाषा की तो प्रॉब्लम होती है इनके साथ, और दूसरा ये कि मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे हैं, स्कूल जाने में घबराते हैं। आप लोगों का कहना था कि भाई वहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमारी तरफ अटेंशन नहीं देते हैं, हमें दाखला भी नहीं देते हैं, इस तरीके की बातें थी। तो और मैंने देखा कि काफ़ी गरीबी, मतलब जो बच्चे सपोज करिए 1 महीने से आए हैं, 2 महीने से आए हैं, 6 महीने से आए हैं, और आज 22 साल के, 23 साल के हैं, कोई चौथी पे छोड़ के बैठ गया, कोई तीसरी में बैठ गया। तो ऐसा लगता है कि वहाँ भी, पाकिस्तान के अंदर भी इनको एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं मिला। उसका जिम्मेदार कौन है ये नहीं मैं कह सकता, लेकिन यहाँ पर भी मैंने देखा कि ये स्कूल से बाहर है। तो मेरा कोशिश था कि इन सबको कहना कि भाई आप चलिए स्कूल में, क्योंकि मेरी समझ ये है कि जब तक भी कोई व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति हमारी ज़मीन के ऊपर रहता है, देश की ज़मीन पे, तो उसके जो मूल अधिकार हैं, सांस लेने के, अपनी बात कहने के, काम करने के, हेल्थ के, एजुकेशन के, मुझे लगता है कि वो प्रोटेक्शन मतलब हमारी एज ए मतलब एक सिटीजन भी हमारी जिम्मेदारी है, और मुझे लगता है सरकार की भी जिम्मेदारी, ग्लोबल सिटीजन के तौर पर। हाँ, तो ये सब चीजें उनको मिलनी चाहिए, सो दैट उनको, वो ठीक है कि वो अगर कुछ समय के बाद अपने देश में जाना चाहते हैं या उनको जाने का ऑर्डर किया जाता है, वो एक डिफरेंट है, लेकिन जितने दिन भी वो हमारी जमीन पे रहते हैं, मेरे ख्याल से जितने भी हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको लाइफ के अंदर डेवलपमेंट करने की, बच्चों के प्रति, हेल्थ के प्रति, मुझे लगता है वो सब इनको मिलने चाहिए। आप सभी लोगों ने वक्त निकाला और अपनी कीमती राय रखी, इसके लिए मैं आप सभी को शुक्रिया कहता हूं, और बिलखुसूस आप लोगों के लिए मेरी दुआ है रब्बुल आलमीन के हुजूर में कि आप लोगों की उम्मीद और आरजू पूरी हो और आप हिंदुस्तानी शहरियत को हासिल कर पाएँ, क्योंकि एक मुसलमान ही नहीं, एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते मेरा ये ज़ाती तजुर्बा है कि हिंदुस्तान में हर तरह के लोगों को अपनी बात कहने और अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक़ है, और ये इस बात पर भी तय होता है कि आपकी ख़ुद की अहलियत क्या है। इसलिए हमेशा रोज़गार और तालीम को तवज्जो देते रहना चाहिए। इस ख़ास प्रोग्राम में इतना ही। आदाब।